So, very good evening to everyone. Welcome to JK Exam Cracker. This is तान्या. आज का जो हमारा सीरीज है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का वो है हमारा डे 3. हम लोग वर्ड स्वैप क्वेश्चंस कर चुके हैं, पैटर्न देख चुके हैं, हम लोग मिसस्पेल्ड क्वेश्चंस का पैटर्न दे चुके हैं. एरर डिटेक्शन तो हम ऑलरेडी करते ही रहते हैं अपनी लेक्चर सीरीज में. आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस रिप्लेसमेंट. आप लोग फेमिलियर होंगे इस तरह के क्वेश्चन से डेफिनेटली. जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या ये क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं मालूम है, सो एक बार देख लीजिए कि कैसा पैटर्न क्लर्क एग्जाम में पूछा जाता है बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस. क्या इनका वेटेज रहता है, कितने चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के ऑकरेंस के. सो फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं तो फिल इन द ब्लैंक्स के इन टोटल क्वेश्चंस प्री लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं 5. ठीक है स्टूडेंट्स. फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको मालूम ही है. फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है, एक सेंटेंस दिया है, एक ब्लैंक वर्ड है उसमें जो आपको फिल इन करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. द वेरियस पैटर्न्स जिनके बेसिस पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू क्लर्क एग्जाम एक सिंगल पैटर्न ही जनरली फॉलो किया जाता है और वो पैटर्न होता है सिंगल फिलर्स का. सिंगल फिलर्स का मतलब एक सेंटेंस में एक ही ब्लैंक होगा. अदरवाइज हम लोगों को पीओ के एग्जाम में या फिर मेंस लेवल एग्जाम में डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स भी पूछ लिए जाते हैं. बट हमारे पास जेके बैंक पीओ एग्जाम में भी सिंगल फिलर बेस्ड ही फिल इन द ब्लैंक्स पर क्वेश्चंस आए थे. 5 क्वेश्चंस थे. तो यहाँ पर भी हम लोग सिंगल फिलर्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली हो सकते हैं, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिलेंगे. सेंटेंस रिप्लेसमेंट की बात करें तो अगर हम लोग एक जनरल देखें तो 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग को देखने को मिले जेके बैंक पीओ एग्जाम में बेस्ड ऑन सेंटेंस रिप्लेसमेंट. सेंटेंस रिप्लेसमेंट इज सिमिलर टू एरर डिटेक्शन, लेकिन वहाँ हमें सिर्फ स्पॉट करना है. यहाँ पर हमें उसे रिप्लेस भी करना है उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस को जहाँ पर गलती है. तो 3 से 4 मार्क्स का ये हो सकता है, 5 मार्क्स के ये हो सकते हैं. तो अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग देखें तो 8 मार्क्स जो है ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आपके मिलकर बनाते हैं, ये 2 टाइप्स, राइट. तो 8 मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज हम इसी के बेसिस पे 5 क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ ही हम लोग पैटर्न देख लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में आएंगे. सो वी विल स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल या फिर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. प्लस लेक्चर अपडेट्स, नेक्स्ट वीकली स्केड्यूल आपका क्या होगा, ये वाला वीकली स्केड्यूल आपको मिल चुका है. किस दिन कौन से सब्जेक्ट में क्या टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल हम लोग अपडेट करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. चैनल पर जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही दिए जाते हैं. तो जिसने भी अभी तक हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहे. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप हमारे मॉक टेस्ट पर जाकर भी कर सकते हो स्टूडेंट्स. मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पर, जहां पर आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं. सेक्शनल मॉक्स एज इन लाइक इंग्लिश 30 नंबर का आता है तो 30 नंबर के आपको 5 सेट्स मिलेंगे वहां पर. उसके बाद आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज मॉक्स. टॉपिक वाइज मॉक्स जैसे हमने वर्ड स्वैप किया, वर्ड स्वैप के कुछ मार्क्स आपको दिखेंगे. देन हमने मिसस्पेल्ड किया, एरर डिटेक्शन किया, उसके बेसिस पर अलग से मॉक्स आपको दिखेंगे जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. देन हम लोग आज फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पर भी आपको वहां पर मॉक्स देखने को मिलेंगे. जिस दिन जो टॉपिक कवर करेंगे उस दिन आपका वो मॉक वहां पर अपडेट होता जाएगा, तो रजिस्टर कर लीजिए इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन स्पेशली डिजाइंड फॉर जेके बैंक पीओ. ठीक है. चलिए लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से रीड करो और गेस कीजिए क्या आंसर होना चाहिए. अब फिल इन द ब्लैंक्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, डायरेक्शंस हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा है. 5 में से एक ही है जो फिट होगा ब्लैंक में, उससे लॉजिकल और मीनिंगफुल बनाना है हमें सेंटेंस को. अब यहाँ पर आपके काम आएगा वोकैबुलरी. ठीक है. वर्ड का मीनिंग पता होगा तो डेफिनेटली आप सेंटेंस समझकर अपना ऑप्शन पुट इन कर सकते हो. अगर नहीं पता है तो ग्रामर भी बहुत काम आती है. ग्रामर क्यों काम आती है, अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन समझ जाते हो आप लोग तो ऑप्शंस में से एलिमिनेशन करना आसान हो जाता है. तो ग्रामर हम लोग कब यूज करते हैं, फॉर एलिमिनेशन मैथड, जब हमें ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना है. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इन
dash to picking up milk from the grocery store. We also need to get some bread because my cousin ate all of it in this past week. In further to, फर्दर का यूज हम लोग कब करते हैं? फर्दर का मतलब और आगे, इसके बाद, इंस्टेड ऑफ समथिंग, राइट? तो इन फर्दर टू हमें यूज नहीं करना है, या तो हम लोग फर्दर अकेला यूज कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे पास फर्दर सुटेबल नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेटेड. इन एडिशन टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम ग्रोसरी, इन एडिशन टू, अगर मैं यहाँ पर एडिशन फिट करूँ तो इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है? इसके अलावा. इन एडिशन टू मतलब एक के साथ एक भी. तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है कि मिल्क लेने के साथ साथ हमें ब्रेड भी लेना जरूरी है, क्योंकि मेरा ब्रदर जो है वो सबकी सब खा चुका है, कुछ ऐसा बोला है. तो हम इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं. इन कंप्यूटेशन टू, कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन. तो यहाँ पर मिल्क पिक करने के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेटेड. आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज का रिजल्ट. हम बोलते हैं ना आफ्टर मैथ ऑफ समथिंग, तो उसका आउटकम क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया. तो इन रिजल्ट टू, इन आफ्टर मैथ टू डेफिनेटली नॉट सूटेबल. उसके बाद बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब भी क्या होता है? इन एडिशन टू ही होता है, मतलब एक के अलावा एक. लेकिन हमारे यहाँ पर क्या दिया है? इन एडिशन टू, इन दिया है बेसिकली. तो इन के साथ हम लोग बिसाइड्स नहीं लगाते, हम लोग बिसाइड्स को अकेला यूज कर सकते थे. तो ऑब्वियसली द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज इन एडिशन टू, जो सेंटेंस को लॉजिकली एंड मीनिंगफुल बनाता है, लॉजिकल और मीनिंगफुल बनाता है. तो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ऑप्शंस को चूज करते वक्त. लेकिन अगर आप लोग सेंटेंस रीड करते ही ऑप्शन एकदम से देख सकते हो, अपना ऑप्शन एकदम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो बहुत बहुत अच्छी बात है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना. ही डैश ऑन थिंग्स बीइंग डन इन द मोस्ट एफिशिएंट वे. ही रिक्वेस्टिंग ऑन थिंग्स. देखिए ही है, ही के साथ अगर हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी. इज, एम, आर, वॉज, वर टेंस में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. ही कंजर्व्स ऑन, कंजर्व्स के बाद हम लोग प्रेपोजिशन ऑन नहीं लगाते. ठीक है, ही अर्ज ऑन, अर्ज हम लोग चूज कर सकते थे, लेकिन हम लोग को ग्रामर में हम चीज पढ़ते हैं कि अगर हम ही के बाद या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ग्रामेटिकली दिस वर्ड इज नॉट करेक्ट. ही इंसिस्ट्स ऑन कंसीडर किया जा सकता है. डिस्करेजेस ऑन थिंग्स, डिस्करेजेस के बाद भी नहीं लगता, लॉजिकली सेंटेंस गलत है. अब हमारे पास एक ऑप्शन बनता है इंसिस्ट्स ऑन. सो इंसिस्ट्स ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाई? इंसिस्ट ऑन इज अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, या आप बोल सकते हो फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है? एम्फसाइज. किसी भी चीज पर एम्फसाइज डालना, जोर डालना, उसे ही हम लोग बोलते हैं इंसिस्ट ऑन. मतलब कोई चीज कैसे होनी चाहिए उस पर ज्यादा फोकस, उस पर ज्यादा एम्फसाइज डालना. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ही इंसिस्ट ऑन थिंग्स बीइंग डन इन मोस्ट एफिशिएंट वे. वो बार बार इंसिस्ट करता है कि चीजें जो है वो एक प्रॉपर एफिशिएंट वे में होनी चाहिए. ठीक है, और इसीलिए वो यूजुअली सब कुछ खुद ही करता है जैसे उसको चाहिए होता है, ये बोला गया हमको सेंटेंस में. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन पे आते हैं. इफ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट मीट्स विद अ कस्टमर्स अप्रूवल वी विल प्लेस डैश ऑर्डर्स. अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर के अप्रूवल से मीट करती है, लाइक कस्टमर को अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, तो अगर हम एक कॉमन आइडिया देखें तो आप लोग क्या करेंगे? अगर आपके कस्टमर को आपको किसी का भी कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप उसे लेंगे, यही करेंगे. तो उसी चीज को, कॉमन चीज को माइंड में रखते हुए हम लोग ऑप्शंस चूज करेंगे. वी विल प्लेस इंटरप्टेड ऑर्डर्स. इंटरप्टेड का मतलब होता है रोकना, बीच में इंटरप्ट करना. रॉन्ग, नहीं सही है. वी विल प्लेस रिड्यूस्ड ऑर्डर. रिड्यूस का मतलब होता है कम करना. ठीक है, डिक्रीज, यही बोलते हैं रिड्यूस को. तो ऑब्वियसली वी विल प्लेस रिड्यूस्ड ऑर्डर्स तो नहीं होगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो ज्यादा ऑर्डर्स ही करेंगे. रॉन्ग. वी विल प्लेस रेगुलर ऑर्डर्स. हम रेगुलर ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ कि रिपीटेड ऑर्डर्स करते रहेंगे, तो ये चीज हम कंसीडर कर सकते हैं. वी विल प्लेस चॉइस ऑर्डर्स, नॉट अप्रोप्रिएट एज पर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. वी विल प्लेस कंडीशनल ऑर्डर्स,
रॉन्ग, ओनली ऑप्शन करेक्ट इज वी विल प्लेस रेगुलर ऑर्डर। जैसा कि हम लोगों ने कॉमन सेंस लगाया कि अगर प्रोडक्ट पसंद आएगा तो बार बार लेंगे ही, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करिएगा, वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर गेस कर सकते हो, उसके बाद चेक करो कि आंसर जो गेस किया है वो सही है या गलत। ठीक है, टॉम सीम्स टू बी अनविलिंग टू बिलीव दैट मैरी वॉज द वन हु डैश हिज क्रेडिट कार्ड। टॉम को अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब कि जब हम चीज को करने के लिए राजी नहीं होते। ठीक है, तो सीम्स टू बी अनविलिंग टू बिलीव मतलब टॉम को ये चीज का बिलीव नहीं हो रहा था कि मैरी वो है जिसने उनका क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड क्या, स्टोल, चोरी किया है, मान सकते हैं। ठीक है, रन, अब क्रेडिट कार्ड को भगाया तो नहीं जा सकता, ऑब्वियसली रॉन्ग। वन हु एक्सेप्ट हिज क्रेडिट कार्ड, हम लोग एक्सेप्ट चूज कर सकते थे, बट दिस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट क्योंकि द वन है हमारा सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो तो उसके साथ एस या ई एस होना चाहिए। यहाँ पर एक्सेप्ट तो हमको दिया नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। द वन हु डिलीवरी हिज, रॉन्ग। द वन हु चेकिंग इज, रॉन्ग। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शंस तो ऑब्वियसली करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, हमारे पास ओनली ऑप्शन बचा ऑप्शन ए कि टॉम को ये चीज का यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी वो है, वो पर्सन है जिसने उसका क्रेडिट कार्ड चुराया है। तो स्टोल इज द ऑप्शन। स्टोल का मतलब होता है चुराना, जो स्टील का सेकंड फॉर्म होता है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ठीक है, दिस इज द वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए रीड कीजिए मेरे साथ। द सर्कुलर विल गाइड द रीजनल इन्वेस्टमेंट डैश एंड बजटिंग प्रोसेस फॉर FY 2020 बजट। क्या बोला गया है कि ये सर्कुलर जो है ये रीजनल इन्वेस्टमेंट का जो भी प्रोसीजर रहेगा हम कह सकते हैं, और जो बजटिंग प्रोसीजर रहेगा वो गाइड करेगा, कुछ ऐसा बोला गया है। देखिए, अब एक चीज मैंने आप लोगों को बहुत इजीली आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, एक छोटा सा ग्रामर का फंडा आपको मालूम हो। मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई कंजंक्शन यूज करते हैं, लेट्स से एंड एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले और बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच लगाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, ऐसा कुछ, वो सेम होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, पैरलिज्म कहते हैं इन इंग्लिश ग्रामर। अब एंड के बाद क्या लगा है, बजटिंग। बजटिंग क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो एंड के बाद भी जो वर्ड, पहले जो वर्ड होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, इसी पार्ट ऑफ स्पीच से, लाइक आईएनजी पार्ट ऑफ स्पीच से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन वी हैव इज ऑप्शन ए। मीनिंग समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं पढ़ा, सीधा ग्रामर से ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज, ये है आपका पैटर्न फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस का। जेके बैंक पीओ का एग्जाम मैंने खुद भी दिया है, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स आते हैं, ऐसा कोई वर्ड आपको पीओ के एग्जाम में भी इवन नहीं दिया था जो आपने आमतौर पर ना सुना हो या डेली लाइफ में आपने उस वर्ड से डील इन ना किया हो। तो बहुत सिंपल वर्ड्स दिए जाते हैं, यू जस्ट नीड टू हैव बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड बेसिक वोकैबुलरी दैट यू नीड टू नो। ठीक है, तो ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स का पैटर्न। 5 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, आई गेस 5 क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे जब आपने खुद से आंसर कैलकुलेट, खुद से आंसर अपना चेक किया। तो पूरे 10 क्वेश्चंस करने के बाद अपने स्कोर्स मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि कमेंट नहीं करना है, कौन पढ़ेगा, मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो है हमारा सेकंड सेट हमने करना था 5 क्वेश्चंस का, सेंटेंस रिप्लेसमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है 5 के 5 क्वेश्चन सेंटेंस रिप्लेसमेंट के आ जाते हैं, अगर हमें उन्हें, अगर एग्जामिनर ने हमारे सेट में एरर डिटेक्शन ना देना हो तो 5 के 5 क्वेश्चन सेंटेंस रिप्लेसमेंट से ही आ जाते हैं। कई बार कुछ एरर डिटेक्शन के साथ मिक्स्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं रिप्लेसमेंट के, तो वेरी करता रहता है, इनका 3 to 5 के बीच में इनका वेटेज वेरी करता है। ठीक है गाइस, रिप्लेसमेंट में करना क्या होता है, डायरेक्शंस अगर हम लोग रीड करें तो हमें क्या बोला गया है कि सेंटेंस का जो एक पार्ट है वो बोल्ड है, हाईलाइटेड है, आपको उस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस टू रिप्लेस दिस हाईलाइटेड पार्ट। अगर रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, अगर ये हाईलाइटेड पार्ट ग्रामेटिकली गलत है, कॉन्टेक्चुअली गलत है, मीनिंग वाइज गलत है एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो आपको इसे रिप्लेस करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो आपको ई ऑप्शन चूज करना है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स या फिर मीनिंग्स पता होने चाहिए। चलिए रीड कीजिए और गेस कीजिए फर्स्ट आंसर, तब तक मैं आप लोगों को आंसर बता रही हूँ। इंडिया हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म, सो हैज पाकिस्तान। इंडिया
टेररिज्म से सफ़र करा है इंडिया ने, पाकिस्तान ने भी करा है। एंड इट टर्न्स आउट नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड टू इज नॉट इम्यून। एंड इट टर्न्स आउट, इट टर्न्स आउट, टर्न्स आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ का आउटकम क्या आया है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ टर्न आउट उसका क्या हुआ, उसका आउटकम क्या आया, उसका क्या हम लोगों को रिजल्ट मिला। इंडिया ने और पाकिस्तान ने दोनों ने ही टेररिज्म फेस किया है, सफ़र किया है। एंड इट टर्न्स आउट, और ये नतीजा निकल कर आया है, नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड टू इज़ नॉट इम्यून, फर्स्ट वर्ल्ड भी अब इम्यून नहीं है, सेफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मीनिंग के हिसाब से तो सेंटेंस सही है। अगर हम लोग कुछ ऐसा चूज कर लें, एंड टर्निंग आउट टू, दिस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। इट टर्न्स टू मीनिंग ही सही नहीं निकलता क्योंकि टर्न आउट का मीनिंग अभी हम लोगों ने देखा। एंड इट टर्न्स आउट टू बी, फिर अगर यहाँ पर हमें ये यूज करना होता तो यहाँ पर नाउ का हमारे पास कोई यूज नहीं था। ठीक है, तो द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि कॉन्टेक्चुअली, ग्रामेटिकली एंड मीनिंग वाइज जो हम लोग को बोल्ड पार्ट दिया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। द एडवोकेट डिक्लेयर्ड इन द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट हैज प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। हमारे पास हाईलाइटेड पार्ट क्या है, प्रिपेयर टू। ऑप्शन जो एलिमिनेट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए वो है हमारे पास ये। जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए सो दैट मैं आपको करेक्ट आंसर बता पाऊँ। सो स्टूडेंट्स ने अपना आंसर गेस कर लिया होगा आई गेस। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है दैट, दैट मीन्स ये सेंटेंस जो है एक इनडायरेक्ट स्पीच में है। हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो इनडायरेक्ट सेंटेंस है जो पास्ट में है। अब पास्ट से सेंटेंस अगर बिगिन कर रहा है, इनडायरेक्ट है, तो वो पास्ट में ही रहना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर हैज देखें तो हैज जो है वो फर्स्ट, हम लोग कहते हैं प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। हैज और हैव प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हैज बीन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, प्रिपेयर्ड एट नहीं होता, तो यहाँ से प्रेपोजिशन भी गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए, was prepared to। ठीक है, दैट हिज क्लाइंट was prepared to surrender। एडवोकेट ने ये डिक्लेयर कर दिया कोर्ट में कि उसका जो क्लाइंट है वो सरेंडर करने के लिए रेडी है, प्रिपेयर्ड है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3। चलिए रीड करिए। एनी स्टेप दैट द प्राइम मिनिस्टर टेक्स टू रिमूव वायलेंस इन द कंट्री विल बी अप्रिशिएट। विल बी अप्रिशिएट है हमारे पास हाईलाइटेड पार्ट। ऑप्शंस भी नहीं देखे, सिंपल ग्रामर कंसेप्ट पता हो कि बी के बाद हमारे पास हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बी के बाद क्या लगता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज तुम लोग अच्छे से समझ लो। विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, कुछ भी दिया हो, कोई भी मोडाल वर्ब हो, उसके बाद बी दिया हो या जनरली आपको बी दिया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, विल बी अप्रिशिएटेड, नॉट अप्रिशिएट। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। If this is freedom of speech, then it must be curtailed immediately. अगर ये freedom of speech है, then it must been curtailed. ये है हमारे पास highlighted part। सबसे पहले तो आप लोगों को curtailed का meaning बता दूं। curtail is a verb जिसका second form है curtailed, जिसका meaning होता है reduce, cut, restrict, किसी भी चीज को कम करना, हटाना, रिस्ट्रिक्ट करना, उस पर रोक लगाना, उसे कम करना या काट देना, उसे हम लोग कहते हैं कर्टेल। ठीक है, तो क्या बोला गया, अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो ये बिल्कुल ही हट जानी चाहिए, इस पर रोक लग जानी चाहिए या इसे काट देना चाहिए, कुछ ऐसा बोला गया है। तो मस्ट बीन नहीं होता, मस्ट बी होगा। देखो, जब हम कोई भी मोडाल वर्ब यूज करते हैं, इट कैन बी शुड, इट कैन बी शल, कैन, कुड, मस्ट भी एक मोडाल वर्ब है। उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बी जो है, बी, वॉज, बीन। अब बीन जो है बेटा वो थर्ड फॉर्म होती है, तो मस्ट के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म तो नहीं लगाएंगे, हम इसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर,
बी होना चाहिए और बी के बाद एज यूजुअल जैसे हमने देखा बी के बाद थर्ड फॉर्म लगती है तो curtailed। तो क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास? मस्ट बी curtailed। ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से रीड कीजिए मेरे साथ। When the police started asking questions, the suspect clamped up। जब पुलिस ने शुरू किया क्वेश्चंस पूछना, the suspect मतलब जिस पर पुलिस को शक था, जिस पर शक था उसे हम लोग सस्पेक्ट कहते हैं clamped up। अब clamped up का मीनिंग क्या होता है? एकदम चुप हो जाना, कुछ बोलना ही नहीं। When a person clamps up उसका मतलब क्या होता है? चुप्पी साध लेना, कुछ बोलना ही नहीं, जिसके मुंह से कुछ निकले ही ना, एकदम शांत हो जाना, क्वाइट। ठीक है, तो अगर हम लोग एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस देखें तो ये वर्ड बिल्कुल सही है। कैम्प्ड डाउन नहीं होता, क्लैम्प्ड अप कोई वर्ड नहीं है, क्लैम आउट कोई भी फ्रेजल वर्ब नहीं है, क्लैम्प्ड ऑफ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, ऐसा कोई भी फ्रेजल वर्ब एग्जिस्ट नहीं करता। द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन ई फॉर दिस क्वेश्चन। क्लैम्प्ड अप का मीनिंग मैंने आपको क्या बता दिया? एकदम चुप हो जाना, मुंह से कोई शब्द ही ना निकलना। तो क्या बोला गया है? जब पुलिस ने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया, जिस पर्सन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिस पर शक था, वो एकदम चुप हो गया, कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, सो ये है आपके 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास जो अंडरलाइंड जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है अंडरमाइंड ए। एज पर द गिवन सेंटेंस का मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसमें जो भी ग्रामेटिकली अगर आपको लगता है तो गिवन ऑप्शंस में से आपको इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेसमेंट नहीं है तो ऑप्शन ई आपका आंसर होगा। यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, प्लस अपना स्कोर भी मुझे बताएंगे आउट ऑफ 10 आपके कितने नंबर सही रहे। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो भी हम कर रहे हैं ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि यही सेम क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पैटर्न पर आएंगे, तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा पैटर्न समझने में कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे उस क्वेश्चन टाइप से, उस पैटर्न से, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू टेल मी योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। कल का टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, नहीं मालूम है तो जल्दी से जाकर सोशल मीडिया हमारा सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको पता चल जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।